नमस्कार, अफसरनामा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव। आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसे अधिकारी से करा रहे हैं जिनका जन्म बनारस में हुआ। छत्तीसगढ़ में सिमी का नेटवर्क आपको याद होगा, सबसे पहले किसी ने क्रैक किया। पटना, बोधगया, बहुत सारे ऐसे मामले हैं जो आपको याद होंगे। सबसे बड़ी बात है, धमतरी में जब एसपी रहे तो सबसे पहले नक्सल एनकाउंटर ऐसा किया कि कमांडर लेवल के अधिकारी को पहली बार धमतरी में मार गिराया गया। बिलासपुर आए, बिलासपुर में भी कई उपलब्धियां उनके हाथ में हैं। बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम चला रहे हैं जिससे यूथ नशे से दूर हो। मैं बहुत स्वागत करता हूं 2012 बैच के आईपीएस अधिकारी रजनीश सिंह साहब का। नमस्कार सर। नमस्कार। पहले तो बनारस की गलियों में लिए चलता हूं सर, कहाँ जन्म हुआ, परिवार के बारे में बताएंगे। देखिए, बनारस से करीब 60 किलोमीटर दूर है गाजीपुर, युवराजपुर गांव है, गाजीपुर में, वहाँ पर हुआ है। और मेरे परिवार में मेरे फादर हैं और मेरा ब्रदर है और बाकी मेरी वाइफ, बच्चे 2 हैं, 2 बिटियां हैं। पिता को मैंने सुना है सर साइकिल चलाते भी आपने देखा है। पिता टाउन एंड कंट्री प्लानिंग में अधिकारी थे और मध्य प्रदेश में, चूंकि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश तो पहले एक ही था, अविभाजित मध्य प्रदेश का हिस्सा है छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश की भी कुछ यादें जरूर बताएं। स्कूल कहाँ से हुआ, कहाँ से स्कूलिंग हुई? मेरी स्कूलिंग जो हुई है वो ग्वालियर से शुरू हुई। ग्वालियर में गोरकी स्कूल है, राजबाड़ा है, बहुत मशहूर ग्वालियर का राजबाड़ा है, वहाँ पर वो गोरकी स्कूल है। तो उसमें करीब अपने स्कूलिंग लाइफ के 4-5 साल मैंने वहाँ गुजारे हैं और फाइनली 12th वहाँ से पास किया। इस बीच में पिताजी का ट्रांसफ़र हमारे वहाँ हुआ था सिंगरौली। तो सिंगरौली में भी करीब 3-4 साल क्लास 7 से लेके क्लास 8 से लेके क्लास 11 तक वहाँ भी पढ़ा। इसके बाद फिर ग्वालियर में ग्रेजुएशन के साथ में फिर रायपुर में यूनिवर्सिटी से, रविशंकर यूनिवर्सिटी से एमएससी की। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो उस स्कूल में शायद भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी ताल्लुक रहा है उस स्कूल से। बिल्कुल, गोरखी स्कूल से हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जो अटल बिहारी वाजपेयी जी वहाँ से पढ़े हैं। निश्चित रूप से बिल्कुल सही है। आप उस समय के हैं सब जब घर में ये माना जाता था अगर 2 बच्चे हैं, अगर बड़ा भाई पेशे से इंजीनियरिंग करना चाह रहा है या इंजीनियर बन गया तो दूसरा बेटा पक्का डॉक्टर बनेगा, या अगर पहला डॉक्टर है तो दूसरा इंजीनियर बनेगा। आपके यहाँ भी कुछ ऐसे ही था? निश्चित रूप से हम लोग 2 भाई हैं और मेरा जो बड़ा भाई था वो मैथ्स उसमें था और स्ट्रीम में, और फिर मुझे बायो लिया गया, मेरे द्वारा लिया गया। क्लास 10th 11th और 12th उस समय 10th के बाद 11th और 12th हमने बायो से किया। उसके बाद फिर ग्रेजुएशन जो किया वो बायो से किया, फिर एमएससी केमिस्ट्री में किया। तो चूंकि ब्रदर मेरा बड़ा भाई था वो मैथ्स वाला था और वो इंजीनियरिंग उसमें चला गया, और फिर मैं क्लास 12th में जब पीएमटी दिया तो उसमें सफल नहीं हो पाया। उसके बाद से हमारे पिताजी ने कहा कि तुम सिविल सर्विस की तैयारी करना और उसमें जाओ। तो हमारे लिए एक अच्छा मौका भी था, और हमारे मामा थे वो सीआरपीएफ में कमांडेंट थे उस समय, तो उनको मैं देखता था, उनकी ट्रेनिंग माउंट आबू में ट्रेनिंग हुई थी। तो इस सब चीज़ों को देखकर काफ़ी अच्छा भी लगा। और फिर वो एक समय था जबकि वास्तव में पुलिस सर्विस एक बहुत सेवा का एक बेहतर अवसर था। तो मैंने 94 में एमएससी किया और 95 की पीएससी दी। 1 साल तैयारी किया, मैं काफ़ी कुछ मटेरियल अपना इकट्ठा किया और घर में ही तैयारी की, और ईश्वर की कृपा से फर्स्ट अटेम्प्ट में हो गया, 5th रैंक आई और आज हूँ आपके सामने। उस पर तो मैं आऊंगा सर, उसके पहले थोड़ा और पीछे चलते हैं। मैथ्स में मैंने सुना मैथ्स से बहुत डरते थे, अब मार भी बहुत खाई है। हाँ, स्कूल में दरअसल क्या होता था कि क्वेश्चन तो बन जाते थे लेकिन थोड़ा समय लगता था। उस पर हमारे जो टीचर थे वो बहुत, मुझे याद है कि पांडे सर थे, और समय के भीतर यदि सॉल्व नहीं किया तो वो पीटते भी थे। और वो स्थिति आज के समय की नहीं थी। उस समय बच्चा जो है स्कूल में पिट के आता था तो घर में बताता भी नहीं था, अन्यथा और ज्यादा उसमें समस्या हो सकती थी। तो मैथ्स ऐसा इतना कठिन नहीं लगता था, लेकिन टीचर के डर के कारण फिर मुझे लगा कि नहीं, मुझे तो बायो में ही जाना चाहिए, और फिर घर में भी इस तरीके का मैथ्स नहीं लिया आपने?
उस मार के कारण कि उस घबराहट के कारण? घबराहट ये जरूर थी कि मतलब इतना क्विक माइंड नहीं था कि तुरंत उसको सॉल्व कर सके, तो इसलिए उसको किया। पीएससी भी ग्वालियर में ही हुई आपकी? जी। उसके बाद रायपुर आना हुआ? पिताजी का जब ट्रांसफर हुआ डिपार्टमेंट में, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग जैसे मैंने बताया उसमें थे, और उस ट्रांसफर के बाद फिर हम लोग यहाँ आए। एमएससी फिर मैंने यहाँ किया, बीएससी फाइनल में ही आ गया था, बीएससी फाइनल एमएससी यहाँ से किया। आप लोगों ने जब पीएससी की तैयारी की सर, उस समय बहुत लिमिटेड रिसोर्सेस थे आपके पास। आपके समय में तो खैर सूचनाओं का भंडार है, ये सोचना पड़ता कि कौन सी सूचना देखें, कौन सी नहीं देखें, कौन सी किताब पढ़ें ना पढ़ें, लिमिटेड चीजें थी। दूसरा, जिस परिवार से आप ताल्लुक रखते हैं, ऑप्शन आपके पास एक ही है, पढ़ाई, कोई सेकंड ऑप्शन नहीं रहता, ऐसा था? निश्चित रूप से हम लोग जिस भी परिवार से बिलोंग किए करते हैं उसमें ऐसा नहीं कि पढ़ाई के अतिरिक्त कोई ऑप्शन मिल जाए कि स्पोर्ट्स में हम आगे निकल जाएंगे तो हम आगे उसमें चले जाएंगे अगर पढ़ाई उतनी स्ट्रांग नहीं रही। तो ये सारी चीजें बड़ा इम्पोर्टेंट थी। और फिर हम लोगों के जितने भी दोस्त थे, जितने भी मित्र थे, जितने भी फ्रेंड थे, वो सभी केवल अपना फोकस पढ़ाई में ही करते थे, क्योंकि वही एक ऑप्शन था जिससे कि अपनी लाइफ या आगे करियर बनाया जा सकता है। अभी तो मल्टीपल चॉइस है सब, स्पोर्ट्स में चले जाओ, फैशन टेक्नोलॉजी में चले जाओ, और किसी चीज में, मतलब बहुत से ऐसी जगह हैं जहां पर आप अपना करियर बना सकते हैं। मध्य प्रदेश में मैंने सुना है सर, आपके पिता की ईमानदारी के कसीदे पढ़े जाते थे। फर्क पड़ता है क्योंकि आपकी परवरिश कैसे हो रही, आपके माँ बाप ने क्या संस्कार दिए, आपको पूरे जीवन काम आते हैं, और वो आपकी सर्विस में रिफ्लेक्ट भी करता है। और पिता ने ही कहा था, मुझे शायद याद है, कि आपको पीएससी की तैयारी करनी है। बिल्कुल, निश्चित रूप से मेरे फादर जो हैं वो बहुत आइडियलिस्टिक हैं इस मामले में, और हम लोग उनको आइडियल मानते भी हैं। और जिस तरीके से उन्होंने नौकरी की, और उनकी ही चॉइस थी कि तुम सिविल सर्विस की अच्छे से तैयारी करो, और फॉर्चुनेटली भगवान की कृपा थी कि मेरा पहली अटेम्प्ट में हुआ और मैं इधर ही ज्वाइन किया। और अच्छा है कि मैं उसी स्टेट में नौकरी कर रहा हूँ, उसी स्टेट को सर्व कर रहा हूँ जहां पर कि मैं पढ़ा और बढ़ा पला, ये सारी चीजें हैं। तो छत्तीसगढ़ की सेवा करने में मुझे बहुत गर्व है, और यहाँ के लोग इतने सरल हैं हमारे छत्तीसगढ़ के कि बहुत छोटी ख्वाहिशें रहती हैं। कहते हैं सर, जब ईमानदारी से कोई काम के लिए आप भिड़े तो ऊपर वाला भी आपको पूरी तरह से उसका प्रतिफल देता है। उसी समय असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी, उसी समय एनटीपीसी की नौकरी, उसी समय पीएससी की नौकरी। कंफ्यूजन तो नहीं था यार, इधर जाऊं इधर जाऊं, इधर जाऊं किधर जाऊं? देखिए, हम लोग उस समय इस स्थिति में थे कि कहीं भी अपने को सेटल करना है, और साथ में ये सारी तैयारियां चल रही थी। अपना एम तो लेके चल रहे थे हम लोग कि सिविल सर्विस में ही अपने आप को लेके जाना है, लेकिन इसके अलावा भी ऑप्शन रखना चाहिए। और मैं आज के भी यूथ को यही कहता हूं कि आप सभी अपना ऑप्शन खुला रखें, लेकिन 100% अपना उस एम को दें जिसको आप लेके, लक्ष्य लेके चल रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि हम यदि अनफॉर्चुनेटली कहीं अनसक्सेस हुई तो हम दूसरे ऑप्शन में जा सकते हैं। तो ये बी प्लान आप समझ लीजिए कि उसको बी प्लान के रूप में हमने रखा था। तो एनटीपीसी में भी हुआ था। जिस प्रोफेशन को आप बिलोंग करते हैं, समय मिलना बहुत मुश्किल रहता है, लेकिन मैंने सुना है कि आज भी पुराने ग्वालियर के जब मिल बैठे दोस्त तो फिर वाली बात होती। क्या आज भी मुलाकात होती है? बिल्कुल, आज के संचार के, कम्युनिकेशन के जमाने में हम सभी लोग एक दूसरे से जुड़े, हर स्कूल के हमारे ग्रुप हैं, और आज वो सभी लोग अपने अपने अलग अलग कोई जॉब में, प्रोफेशन में है, कोई बिजनेसमैन है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई कोल फील्ड में है। तो सभी हम लोग मिलते हैं और किसी न किसी अवसर पर कोशिश करते हैं कि 2 साल 3 साल में एक बार जरूर और खोज के आपस में मिले हैं। सर, सर्विस में आए, मध्य प्रदेश के भी कई जगहों, भोपाल भी आपको रहना हुआ, जबलपुर भी, लेकिन उसके बाद बस्तर हर किसी के लिए बहुत अहम होता है, क्योंकि आप जब आए निश्चित तौर पर उस समय बस्तर अलग ही शबाब में था। एक एनकाउंटर भी वहां पर हुआ था, उसकी कुछ यादें अगर मन में हो तो जरूर बताएं। देखिए, मेरी फर्स्ट पोस्टिंग ही बस्तर हुई थी। जब मैं प्रोबेशनर के रूप में वहां से निकला एकेडमी से, तो मेरी पोस्टिंग जगदलपुर में हुई, जबकि मेरे बैचमेट जितने थे उनकी और जो मध्य प्रदेश के शहर हैं वहां पर हुई थी। तो मैं बस्तर ज्वाइन किया। मैं बोला कि नहीं, अभी अच्छा सीखने को मिलेगा, और फिर
मेरी चॉइस ही थी छत्तीसगढ़ में जॉब करना है, तो इस जो भी समस्या है वहाँ पर उसको नज़दीक से देखना और उसके बारे में सलूशन समझना, सीनियर अफसरों से सीखना। तो बस्तर में 1 साल लगभग प्रोबेशन पीरियड था। इसके बाद फिर मेरी पोस्टिंग जैसा कि मैंने बताया भोपाल में इसमें बटालियन में हुई। फिर वहाँ से 3 महीने के लिए अटैचमेंट के लिए हम लोगों को लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी में वहाँ भोपाल पुलिस मुख्यालय से इंदौर के गणेश पूजा, जबलपुर में, फिर भोपाल में शाहजहानाबाद, इन सभी जगहों पर हम लोगों से ड्यूटी ली गई। और फिर बटालियन में मैं असिस्टेंट कमांडेंट रहा रायगढ़ में। उसके बाद फिर मेरी पोस्टिंग फिर एसडीओपी कोंडागांव हुई। जिस समय कोंडागांव एसडीओपी था तो अचानक एक नक्सलियों का कॉल था बंद का, उसमें पार्टी हम लोग बस में लेके कंफ्यूज करने के लिए उन्हें बस में लेके गए पार्टी को अपनी, और बेनूर थाना पड़ता है उसके थोड़ी आगे पे, उससे बस से उतर के फिर उसमें पेट्रोलिंग में गए। नेलवाड़ पहाड़ी के पास में एक एनकाउंटर हुआ जिसमें नक्सलियों ने ये इनका हमारे एक जवान को, हमारा होमगार्ड का जवान गोपनीय सैनिक था, उस पर अटैक कर दिया। उसी समय हमारी पार्टी ने फिर 4 नक्सली मार गिराए थे जो कोंडागांव दलम के कमांडर भी थे उसमें। तो एक ये अच्छी अचीवमेंट था उस पूरी पदस्थापना का, और एक अच्छा हम लोगों का ऑपरेशन हुआ था उस समय। वो पिता जो चाहते थे कि रजनीश सिंह डीएसपी बने, पुलिस विभाग में जाए, मैंने सुना उन्हीं ने सूचना दी थी कि भाई तुम्हारा सिलेक्शन हो गया है, लेकिन सूचना ऐसी दी कि लग ही नहीं रहा था कि वो खुशी है कि क्या है, ऐसा कुछ हुआ था कि उस समय? बड़ा वो हमारे पिताजी जो हैं वो किसी भी ऐसी सूचना है, कोई भी ऐसी सूचना होती है बड़े समभाव से वो देते हैं। तो वो ऑफिस से आके ये सूचना दिए कि रजनीश तुम्हारा उसमें हो गया, डीएसपी में हो गया है। तो मैं एकदम उसको रिएक्ट ही नहीं कर पाया। तो अचानक फिर मैं बार बार पूछा, फिर मैं जाके कलेक्ट्रेट में लिस्ट लगती है तो वो लिस्ट को वेरीफाई किया, देखा, तब उसमें पता चला। रायपुर में मुझे बहुत अच्छे से याद है, रायपुर सिटी एसपी रहे आप, दुर्ग और छावनी में लगभग 6 साल रहे। लेकिन मुझे बहुत अच्छे से याद है रायपुर में अचानक, रायपुर क्या पूरे देश की नजर रायपुर में, उमेर सिद्दीकी कहां से आ रहा है, पटना बोधगया ब्लास्ट कहां से, और नरेंद्र मोदी की रैली थी और यहां से ब्लास्ट करने की तैयारी रायपुर से चल रही थी। वो नेटवर्क फूटा था, लेकिन नेटवर्क फूटने के बाद ये पता चला ये तो बहुत लंबे समय से यहां चल रहा था, प्लानिंग चल रही थी। कोई साइकिल का पंचर बना रहा है, कोई अंडा ठेला लगा रहा है, किसी के अकाउंट में करोड़ों रुपए आ रहे हैं। याद आता है आज भी वो समय जब आप बीटीएस में थे? वो बहुत बड़ा ऑपरेशन था, और उस ऑपरेशन में हम लोगों ने सोचा नहीं था कि यहाँ पे इतना कुछ हो रहा होगा। ऐसा जरूर लगता था, कुछ चीजें ऐसी सर्विलांस में रहती थी ह्यूमन इंट के, कि जिसमें ये पता चलता था, लोग बताते थे हमारे आदमी कि सर कोई ना कोई ये स्लीपर सेल है यहाँ। तो जब हमने उसके पीछे लगातार, उसमें हमारे लड़के जो हैं उसके कई बार उसके यहाँ कंबल बेचने, कभी कुछ बेचने, उसके मार्फत काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन जुटाई वहाँ से। और इसके बाद जब अचानक से एक बहुत ही पिन पॉइंट जानकारी जब मिली, तब हमने रेड किया। रेड करने के बाद जब इंट्रोगेट किया, तब पता चला कि ये पूरी प्लानिंग, पूरी साजिश यहीं से की गई थी, और वो यहाँ पर रायपुर में की गई। सर लेकिन जब उनको पकड़ा होगा आपने, हम लोगों ने भी वो स्टोरी कवर की थी, मुझे बहुत अच्छे से याद है, चेहरा देख के कोई बता ही नहीं सकता। राजा तालाब का वो छोटा सा घर, कोई ट्यूशन पढ़ा रहा है, कोचिंग पढ़ा रहा था, वो उमेर सिद्दीकी शायद, एक जो साव था वो अंडा ठेला वो लगाता था, उसको देखकर कोई ये नहीं बोल सकता उसके घर को देखकर कि उसके अकाउंट में करो। ये बाहर से आए थे, प्लानिंग हुआ था, कैसे पता चला सर? क्योंकि घटना बहुत बड़ी थी। एक नेटवर्क था। कई बार ऐसा होता है कि ऐसे लड़के, यूथ जो हैं वो जो इस तरीके के जो रिलीजियस अनरेस्ट हो रहा है उसको अपने दिमाग में लेके और फिर ऐसे लोगों को फॉलो करने लग जाते हैं। तो कुछ लड़के तो इसी तरीके से वो फॉलो कर रहे थे और फिर वो इन्वॉल्व हो गए थे इन चीजों में, बहुत ही खतरनाक चीज में। अब जैसे अंडा ठेला की आपने बात की, वो धीरज साव लड़का था जो बिहार का लड़का था, आके यहाँ पे अंडा ठेला लगाता था। उससे किसी इन्हीं के किसी ऐसे संदिग्ध व्यक्ति ने संपर्क किया कि भाई तुमको पैसे आएंगे, उसको अपने अकाउंट में स्पेस देना है, और फिर वो पैसे
दूसरे जगह जैसे मैंगलोर, केरला, तमाम जगहों पे वो पैसे ट्रांसफर हो रहे थे और इसको हर अमाउंट पे 15 से 20% पैसे मिलते थे और इस तरीके से इसने जानबूझकर वो उसमें इन्वॉल्व हुआ और फिर कार्रवाई हुई, उसमें 10 साल की सजा हुई, आजीवन कारावास हुआ है। जितने ये केसेस हैं सबको इसमें आजीवन कारावास हुआ है। फिर पटना ब्लास्ट में और बोधगया ब्लास्ट में, ये सभी जेल में। पहली पोस्टिंग फील्ड के तौर पर किसी डिपार्टमेंट के तौर पर एटीएस एसपी आप रहे, पहला ही पोस्टिंग, और आपको अगर एनआईए के डीजी का प्रशस्ति पत्र या उनकी विशेष आपको मिल जाए तो कितनी बड़ी बात है। बहुत बड़ी उपलब्धि थी, बहुत बड़ी उपलब्धि थी और उसमें एनआईए के आईजी साहब और सभी अधिकारी, मुंबई एटीएस, दिल्ली एटीएस, सभी जगह से लोग आए थे और सभी इंट्रोगेट कर रहे थे, जिससे बहुत अच्छी इनपुट उनको पूरे इंडिया की मिली थी और भी जो इनकी प्लानिंग थी सभी चीजें वो डिस्क्लोज हुई थी उस समय। तो निश्चित रूप से एक बहुत अच्छा एक टीम वर्क था, पूरी टीम ने मिलकर काम किया। बहुत अभी भी लड़के वो सब काम कर रहे हैं और बहुत अच्छी पोजीशन में सभी काम कर रहे हैं, रायपुर में हैं। और हमारे उस समय एडीजी थे मुकेश गुप्ता साहब हैं, डीजी थे रामनिवास साहब थे, ये सभी लोगों ने इसमें काफी अप्रिशिएट किया था और बेधड़क इसमें कार्रवाई करने के लिए सभी अधिकारियों को निर्देशित किया था। पहला जिला एज अ पुलिस अधीक्षक धमतरी, वहां पर भी नक्सली एनकाउंटर, पहली बार कमांडर लेकर नक्सली को अपने मार गिराया था। वो भी एक फॉर्चुनेट, हम लोगों की टीम बड़ी अच्छी थी, वहाँ एसओजी टीम थी, स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप था, उसमें यंग टीम लड़कों को मैंने चुना, यंग टीम बनाई, 30-30 की टीम बनाई, 30-30 की वो टीमें थी। क्या हम ज्यादा लोगों को डाल देते हैं तो वो बहुत ज्यादा चीजें फैल जाती हैं, तो हमने 30-30 की टीम बनाई थी, उसमें सभी नए लड़के दिए थे और इन लोगों की अच्छी इन्फॉर्मेशन से वो ऑपरेशन हुआ, पूरी नदी पार करके, और जो उनका कैंप लगा था उसमें अटैक हुआ था जिसमें हम लोग गए थे और एक अच्छी सक्सेस मिली थी। पहली सफलता उसमें कमांडर लेवल के जो का नक्सल था उसको मार गिराया गया था और बरसात का ही समय था, उफनती नदी में उसको सब पार्टी को वहां से लेके आया गया था और सभी लड़कों को मैंने उसमें रिकमेंड किया था। आउट ऑफ 10 प्रमोशन सबको मिला है। एक शेर है सर बहुत फेमस, कितना भी पकड़ो फिसलता जरूर है, ये वक्त है साहब बदलता जरूर है। हर किसी के लिए लागू होता है। बिल्कुल, निश्चित रूप से। आज 27 साल हो गए और पता ही नहीं चल रहा कि 27 साल इस नौकरी में निकल गए हमारे। तो वक्त हमेशा आपको जरूर है कि उतार चढ़ाव देता है और जिंदगी का नाम ही, सफल जिंदगी का नाम ही है कि उसमें संघर्ष आया हो और संघर्ष के बाद आदमी अपने आप को मजबूत भी करता है, मैच्योर भी करता है। बिलासपुर जैसे ही सरकार बदली, पहली पोस्टिंग, जो पहला ऑर्डर निकला बिलासपुर एसपी के तौर पर। बिलासपुर बहुत अलग तरह का जिला है सर, हाई प्रोफाइल भी मैं कहूंगा क्योंकि हाई कोर्ट से बड़ा तो कोई होता नहीं है सर। हाई कोर्ट भी यहां पर है, इंडस्ट्री भी बहुत सारी यहां पर है और शहर भी बहुत अजीबो टाइप का बसा। मैं इसलिए कह रहा हूं चूंकि मुझे ऐसा लगता है कि बिलासपुर में सबसे ज्यादा कठिन है गाड़ी चलाना। मैं कभी बिलासपुर आता हूं तो कोशिश करता हूं मैं गाड़ी बिल्कुल ना चलाऊं, फिर भी काफी कोशिश की गई यातायात को संभालने की। ट्रिपल ई फॉर्मूले के बारे में आपसे बात हुई, कितना चैलेंज है बिलासपुर से? देखिए, बिलासपुर में अगर देखा जाए तो ट्रैफिक मैनेजमेंट, ड्रग्स और ड्रग्स के कारण जो क्राइम होते हैं, साइबर फ्रॉड, और जैसा कि आपने बोला कि चूंकि इंडस्ट्रियल एरिया है, रेलवे का जोन है, एससीसीएल का मुख्यालय है, एनटीपीसी है, तमाम इंडस्ट्रीज हैं, तो ये सब एक इस रूप में है। इसका शहर का स्वरूप ऐसा है कि इसमें अपराधों को प्रिवेंट करने के लिए आपको अच्छा चैलेंज मिलता है, उसको हमने बखूबी लिया है और बेहतर तरीके से उस सभी को हम लोग कर रहे हैं पूरी टीम के साथ, पूरे जिले के जिला प्रशासन, पुलिस, सभी लोग मिलकर। एक चेतना कार्यक्रम आप चला रहे हैं, मैंने सुना, आओ कल अपना, आओ संवारे कल अपना, क्या है इसकी थीम सर? चेतना, हम लोगों ने देखा कि समाज में सिर्फ अपराधी को पकड़कर जेल भेज दिए तो ऐसे कितने होंगे समाज में अपराधी? मुश्किल से 0.005%। हम उससे समाज में बदलाव तब तक नहीं ला सकते जब तक कि कम्युनिटी को अवेयर नहीं करेंगे, जब तक कि सामाजिक जागरूकता नहीं लाएंगे। और विभिन्न आज के चैलेंज यही है
कि ऐसे ऐसे क्राइम हो रहे हैं। साइबर फ्रॉड को ले लीजिए आप, हर महीने उसका ट्रेंड चेंज हो जाता है। तो हमको आम जनता को बहुत ज़्यादा जागरूक करना है। इसी प्रकार से आप सबसे ज़्यादा जो समाज में क्राइम के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो है नशा, ड्रग्स। तो यूथ जो है कहीं न कहीं उसको किसी न किसी रूप में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व किया जा रहा है कि वो अपने सही दिशा को चेंज होके वो गलत तरीके से बढ़ रहा है और फिर क्राइम हो रहा है। तो हम लोगों ने उसके लिए कम्युनिटी पुलिसिंग का प्रोग्राम चलाया है, चेतना जिसका नाम रखा है, चेतना विरुद्ध नशा, चेतना विरुद्ध साइबर फ्रॉड, चेतना विरुद्ध महिला बाल अपराध, चेतना विरुद्ध ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, चेतना विरुद्ध ट्रैफिक वायलेशन। तो इन चीज़ों को लेकर हमारी पूरी टीम, पूरे कम्युनिटी के लोग इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें बहुत सारे एनजीओ के लोग हैं, और ये आउटरीच प्रोग्राम भी करते हैं। साइंस अपने कॉलेज, स्कूल सभी जगह पर जाते हैं, और इसमें मैं कई ऐसे संगठन जुड़े हुए हैं। सबको धन्यवाद करता हूं, यहाँ की जनता को धन्यवाद करता हूं कि वो लोग हाथों हाथ इसको लिया है, जिसका प्रभाव, इसका आउटकम आप देखेंगे कि साइबर फ्रॉड में पिछले वर्ष की तुलना में 49.7% की कमी है, महिला और बाल अपराधों में 32% की कमी है। इसी प्रकार अन्य चोरी, नकबजनी या जो ऐसे ग्रीवियस हर्ट के अपराध हैं उसमें कमी हुई है, हत्या के प्रयास में कमी हुई है। तो ये सब चीजें हैं, अवेयरनेस में निश्चित रूप से आपको उसका अनुकूल परिणाम निकलता है, दिखता है। नशे के कारोबारियों के खिलाफ प्रॉपर्टी फ्रीज करने का भी पहला प्रकरण पूरे प्रदेश में बिलासपुर से ही शुरुआत हुई इसकी। ये एक बहुत इफेक्टिव कार्रवाई थी। इससे इनकी कमर टूटी, चूंकि अभी तक क्या हो रहा था कि नशे में हम उन लोगों को पकड़ रहे थे कि जो नशा कर रहे थे और छोटी छोटी पुड़िया रखते थे, या छोटे छोटे ऐसे पेडलर थे जो पुड़िया देते थे, बेचते थे। तो उनके खिलाफ तो हमने कार्रवाई की, लेकिन असल में जो प्रोवाइड कर रहे थे, जो ये नशे का सप्लाई कर रहे थे, उसको पकड़ने के लिए हमने एंड टू एंड कार्रवाई की है। और उसमें उनकी प्रॉपर्टी, चाहे वो छत्तीसगढ़ में हो, बिलासपुर में हो, कोरबा, रॉबर्ट्सगंज, कटनी, फिरोजाबाद, नोएडा, सभी जगहों पर जाकर उनकी प्रॉपर्टी को फ्रीज करवाया है। अभी तक कुल 20 लोगों की 7.5 करोड़ की प्रॉपर्टी फ्रीज हो चुकी है। इसका इफेक्ट इनको बहुत पड़ा है, जिससे कि ये सारे परिणाम आपको दिख रहे हैं। पुलिस की जॉब में सर ड्यूटी आवर्स तो खैर होते ही नहीं, बात करना बेकार है, लेकिन फिटनेस बहुत जरूरी है सर, क्योंकि जब आप फिट हैं तभी आप अपना 100% दे सकते हैं। क्या कुछ करना चाहिए और क्या कुछ करते हैं आप फिटनेस के लिए? देखिए, जो रूटीन लाइफ है आपकी, बस उसको टाइम पे, समय पर मैं कर लेता हूँ। टिफिन अपने साथ मेरे गाड़ी में देखेंगे 2 रोटी सब्जी, आपके साथ ही दोपहर में तो 2 रोटी सब्जी जरूर रख लिए, समय पर उसको 7 बजे 8 बजे तक पहले ही खाना अपना खा लिए। तो इस तरीके से हम लोग करते हैं। और सुबह शाम केवल 5 से 10 मिनट अपनी सांस को थोड़ा सा मतलब ऑब्जर्व कर लिए, एक विटनेस करके। तो आपके अंदर ब्रीदिंग की एक जो पैटर्न है ना, वो आपको जब पता चलता है कि नहीं आप डीप ब्रीथ कभी कर रहे हो, उसका बहुत इफेक्ट है। आप पूरा दिन भर का जो भी आपके अंदर नेगेटिव एनर्जी गई है, सब वॉश आउट हो जाती है। क्रिकेट के भी बहुत शौकीन रहे हैं सर आप? खेलते समय रहे हैं हम लोग क्रिकेट के बहुत शौकीन, लेकिन किसी भी खेल में मैं एक्सपर्ट नहीं रहा कि कहीं मैं टीम में कहीं गया हूं कहीं, बट नॉर्मल जैसे शौकिया अपना खेलते थे। भाई भी आपके सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं सर? टीसीएस में ब्रदर मेरे बड़े हैं, वो टीसीएस में बाहर थे, पहले यूएस में रहे हैं, इसके बाद फिर वो अभी नोएडा में है। मैडम से मुलाकात कहाँ हुई थी सर? मैडम जो है हमारी रायपुर की ही हैं, और वो रायपुर में ही मुलाकात हुई। इट्स अरेंज मैरिज, लव मैरिज? हम अरेंज मैरिज ही। अरेंज मैरिज, क्योंकि सर जब आपके प्रोफेशन में हो चाहे आज के जो भी प्रोफेशन हो, परिवार का साथ बहुत जरूरी होता है सर, क्योंकि दिन भर का इतना हेक्टिक शेड्यूल, और वैसे भी बिलासपुर तो है ही हेक्टिक, रायपुर में भी आप रहे, परिवार का साथ कितना जरूरी आप मानते हैं? और ऐसे समय जब आपका समय विपरीत हो, परिवार का साथ चलना और साथ ही साथ धर्मपत्नी का साथ होना कितना जरूरी? चाहे समय अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, हमेशा मतलब जो भी आज हम सफलतापूर्वक या बेस्ट तरीके से अपना बेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं,
मैं पूरा उनको ही इसको समर्पित करूंगा, क्योंकि अगर वो नहीं, क्योंकि वो काफ़ी उनकी क्वालिफिकेशन है और वो चाहती तो अच्छा जॉब कर सकती थी, लॉ प्रोफेशन में है, LLM की हुई हैं, इवन वो प्रैक्टिस भी कर रही थी, लेकिन उन्होंने अपना घर को चुना और परिवार को चुना, बच्चों को चुना। तो आज जो भी हम लोग सक्सेसफुली अपना जॉब कर रहे हैं, ये उन्हीं लोगों की बदौलत। यूथ के लिए कुछ कहना चाहेंगे जो छत्तीसगढ़ के जो कम से कम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, चाहे वो PSC हो चाहे UPSC हो, कुछ कहना चाहेंगे? मैं सभी युवाओं को यही कहूंगा कि वो अपना एम पहले तो निर्धारित कर लें। आधी सक्सेस, 50% सक्सेस उसी दिन मिल जाती है कि आपको करना क्या है, आपको बनना क्या है। जिस दिन आप संकल्प कर लेते हैं, अब इसके बाद आप सारी चीजें जुटाइए, संसाधन जुटाइए, लेकिन इस बीच में अपने को डिस्ट्रैक्ट होने मत दीजिए। चाहे कोई भी कोशिश कर ले, आप अपने आप को थोड़ा सीमित करें और अपनी उस एम में लगे रहें। और निश्चित रूप से अगर आप चीज़ों को अपने तरीके से पेश करते हैं किसी भी एग्जाम में, तो आपका वो बिरला तरीका है, आपका वो डिफरेंट रहेगा चीज़ें, और आपको सक्सेस मिलेगी। आप कॉपी करते हैं तो फिर वो नहीं मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बातचीत करने के लिए। तो आपने सुना रजनी सिंह साहब को साफ तौर पर कहना है, देखिए आप तय करिए आपको जीवन में करना क्या है और सब कुछ छोड़कर जुट जाइए। जीवन में ऑप्शन बी होते होंगे जरूर, लेकिन आपको प्लान ए पर ही चलना है। अगर आप प्लान ए प्लान बी, जैसे पुराने लोग कहते थे कि कभी भी 2 नावों में सवार नहीं होना है, आपको एक नाव में ही सवार होना है, तो निश्चित तौर पर सफलता आपको जरूर मिलेगी। अफसरनामा में इतना ही। अगली बार फिर किसी अधिकारी से आपकी मुलाकात कराएंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।